गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी जो 2023 और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम वरुण है और हमने जैसी प्रतिज्ञा ली थी कि हम किसी भी दिन करंट अफेयर्स के क्लास को मिस नहीं करेंगे, तो आज भी हम इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। हालांकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी, तो इस क्लास को देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है और फिर अंत में कमेंट भी करना है कि क्लास समझ में आई या नहीं आई। तो ये जो इसका जो पीडीएफ है यह सफल बैच में आपको मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है जो आज मैंने द हिंदू अखबार से उठाए हैं उन न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, फिर विस्तार से उस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं कि मल्टीपल क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस एसेंस ऑफ इंडिया। भारत में आपको पता है भारत में क्या है, विविधताएं हैं। यहाँ पर अनेक धर्म जाति के लोग निवास करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और यही जो है वो भारत का एसेंस है, यही भारत की जो है वह मूल्य है, यही भारत का सार है। तो इसी को लेकर कहा है उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर। छोटी सी न्यूज़ है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद इंडियाज जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप। तो क्या है यह पूरा मामला, यह आपको एडिटोरियल में मिलता है। इंडियाज जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर है नेसेसरी डिस्क्लोजर, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम पर आजकल काफ़ी न्यूज़ चल रहा है, इस पर काफ़ी चर्चा भी मैंने कर दी है, इस पर भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे। फिर है ऑन द मैट। आपने देखा होगा कि रेसलर्स काफ़ी रेसलर्स सब जो हैं वह एक तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उससे संबंधित न्यूज़ है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और फिर फाइनली देखेंगे कि इंडिया और इजिप्ट के बीच का जो टाइज है, दोनों देशों के बीच जो संबंध है वह किस प्रकार जो है वह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलते जा रहे हैं या फिर रणनीतिक संबंध जो है इन दोनों देशों के बीच बनता चला जा रहा है। तो इस पूरे न्यूज़ को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ तो काफ़ी आसान है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रही है कि इंडिया जो है वह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और इसके पीछे का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल क्रीड्स और लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं। विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म, सभी एक साथ भारत में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे के पर्व त्योहार में भी शरीक होते हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत खुशी से अगर कहें तो हम क्रिसमस डे भी मनाते हैं, हम ईद उल फितर भी मनाते हैं, हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल क्रीड्स हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और यही जो है वो भारत का सार है। एक्चुअल जो इंडिया है वह यही है। इस प्रकार की कुछ बातें जो हैं वह प्रेसिडेंट ने कही और प्रेसिडेंट ने साथ ही साथ जो संविधान निर्माता हैं उनको भी प्रेसिडेंट ने इस मौके पर याद किया कि इन्होंने काफ़ी बेहतरीन एक संविधान, आपको पता है भारत का संविधान काफ़ी एक बेहतरीन संविधान है जो भविष्यगामी भी है, मतलब भविष्य का रास्ता भी हमें बताता है। हालांकि हम इसमें संशोधन करते रहते हैं समय और परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन आप सोचो कि संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन उसके बाद से भी संविधान ने हमें काफ़ी प्रेरणा दी है और संविधान के अनुरूप जब हम चलते हैं तो हमारा देश जो है वह विकास की ओर प्रशस्त होता है, उसकी जो विकास की गति है वह भी बढ़ती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हम लोगों ने समझी और इसी प्रकार की कुछ बातें राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने कही है। तो यह जो है इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इंडियाज जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप, इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझना है कि यह न्यूज़ हालांकि क्या है। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने क्या किया है, 50 और 50 से ज़्यादा ट्विटर जो हैं जो लिंक कैरी कर रहे थे। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, समझिए थोड़ा सा मामला को समझिए कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है। क्या है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। क्या है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री को, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री को आपको पता होगा कि यह जो डॉक्यूमेंट्री है वह गुजरात दंगों पर आधारित थी। तो इस डॉक्यूमेंट्री को क्या कर दिया गया, भारत ने बैन किया और बहुत सारे जो
जो इस लिंक को कैरी किए हुए थे, मतलब इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक को कैरी किए हुए थे, उन ट्विटर जो लिंक हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो वही लिख रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हैज ब्लॉक्ड ओवर 50 ट्वीट्स, 50 से ज्यादा ट्वीट को ब्लॉक किया गया है। किस आधार पर? जो उन्होंने किस चीज का लिंक रखा हुआ था? तो इसका लिंक रखा हुआ था, इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक रखा हुआ था। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है, जो प्रमुख सवाल है कि सरकार इसको किस आधार पर ब्लॉक कर रही है, सबसे पहला। और दूसरा उठता है कि क्या यह ब्लॉक करना सही है या फिर यह ब्लॉक करना सही नहीं है। तो यहां पर दो प्रकार के मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि सरकार इन ट्वीट्स को किस प्रकार से ब्लॉक कर रही है, या फिर अगर मैं कहूं तो इंडिया द मोदी क्वेश्चन का जो डॉक्यूमेंट्री है उसको सरकार ने किस प्रकार जो है वह ब्लॉक किया है। तो इसके लिए देखिए, एक आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम है, आईटी एक्ट 2000, सन 2000 का आईटी एक्ट है। उसमें रूल 16 सब क्लॉज 3, एक रूल 16 है, रूल 16 सब क्लॉज 3 किस सेक्शन का? सेक्शन 69A, सेक्शन 69A। तो आईटी एक्ट 2000 का रूल 16 सब क्लॉज 3, सेक्शन 69A का रूल 16 सब क्लॉज 3, इसके तहत क्या किया है? सरकार ने इन चीजों को ब्लॉक किया है और साथ ही साथ इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को क्या किया है? इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन कर दिया है। अब इसमें जो क्या है, ये जो एक्ट का आप जो ये रूल देख रहे हैं, ये क्या कहता है? ये इमरजेंसी ब्लॉकिंग की बात करता है। ये तत्कालीन तौर पर क्या करना है? ब्लॉक करने की बात करता है। अब यहां पर जो शब्द है इमरजेंसी, इसको जो है वह प्रॉपरली तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। इमरजेंसी जो है वह डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि इमरजेंसी जब डिफाइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह डिस्क्रिशनरी है, मतलब विवेकाधीन है। मतलब जो आपको लगेगा उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? उसको इमरजेंसी ब्लॉकिंग के अंदर डालकर और इस रूल के अंदर डालेंगे और चीजों को ब्लॉक कर देंगे। तो स्पष्ट तौर पर इमरजेंसी ब्लॉकिंग में इमरजेंसी डिफाइन नहीं होने के कारण यह कैसा है? यह एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर प्रदान करता है। क्योंकि आप समझिए इसमें, इसके तहत क्या होता है कि जब आप इमरजेंसी ब्लॉकिंग कर देते हैं तो फिर आप चीजों को चेक नहीं करते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप मान लो कि ब्लॉक कर रहे होते नॉर्मल तरीके से, तो क्या होता? पहले उन चीजों को जांचा जाता कि जो चीजें सरकार कर रही हैं या फिर जो फैसला लिया जा रहा है वो सत्य है या नहीं सत्य है, या फिर उसमें कुछ खामियां हैं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर कोई चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया है? आपने इमरजेंसी ब्लॉकिंग कर दी है, ठीक है। तो ये जो चेक्स हैं उसको मिनिमल कर देता है, और इसी के आधार पर सरकार ने इन ट्वीट्स को भी क्या किया? ब्लॉक किया। 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया, और साथ ही साथ यह जो मूवी है इसको भी बैन करके रखा है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या यह सही है या फिर यह सही नहीं है। तो देखिए, जो इस बात का विरोध करते हैं कि यह सही नहीं है, वो कहते हैं कि यह इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह हमारे जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो हमारे पास मूल अधिकार है, जिसमें हम विचार, जिसमें हम अभिव्यक्ति, इसकी स्वतंत्रता है, इसको क्या कर रहा है? इसको यह जो एक्ट है जिसमें स्पेशली जो इमरजेंसी ब्लॉकिंग है, वह इस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। अगर स्पष्ट तौर पर कहूं तो यह हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अगेंस्ट है कि हम या फिर कोई भी संस्था अगर सरकार के खिलाफ बोलेगी तो सरकार क्या कर देगा? सरकार उसको ब्लॉक कर देगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में आपको पता होगा एक पक्ष भी है और एक विपक्ष भी है। मतलब आपको क्रिटिसिज्म भी डेमोक्रेसी में सुनना है, ठीक है। विपक्ष के माध्यम से आप कुछ क्रिटिसिज्म सुनते हैं तो आपको आलोचना का भी स्वीकार करना पड़ेगा। आप आलोचना को दबा नहीं सकते। अगर आप आलोचना को दबा दिए तब तो फिर आप लोकतांत्रिक देश में थोड़े रह रहे हैं। वहां की सरकार फिर लोकतांत्रिक थोड़े रह गई। वहां की सरकार तो फिर जो उसकी इच्छा करेगी वही करेगा। तो जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई
ये जो ब्लॉकिंग है यह क्या है? सबसे पहले तो जो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अनुरूप नहीं है। और दूसरा, यह जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उसके भी अगेंस्ट है। जो इसमें कह रहे हैं कि ये सही हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि भाई जो मोदी जी के चूंकि डॉक्यूमेंट्री है, तो बहुत जो मोदी जी के समर्थक हैं या फिर उनके पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो बीबीसी ने यह जो मूवी बनाई है, यह कहीं ना कहीं मोदी जी की जो प्रसिद्धि है उसको कम करेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की मूवी सही नहीं है। तीसरी बात जो वो कह रहे हैं कि ये कोलोनियल माइंडसेट है, मतलब यह औपनिवेशिक दिमाग की उपज है कि इस प्रकार की जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। तो यह हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जो है छेड़छाड़ है। तो कुछ इस प्रकार की बातें कह रहे हैं जो इन चीजों का समर्थन कर रहे हैं, और जो इन चीजों के अगेंस्ट में है तो वो तो सीधे सीधी संविधान के मूल अधिकारों की बात भी करते हैं। तो यहां पर जो प्रमुख है, एक चीज तो आप ये देख सकते हैं कि आप जो है यहां पर जो प्रश्न उठता है वो क्या, किस चीज का प्रश्न उठता है? फ्री स्पीच का, फ्री एक्सप्रेशन का इसका प्रश्न उठता है। तो उस जगह पे कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, और इसमें आप अपना कोई मत रखिए। इसमें क्या जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, और क्या जो सपोर्टर्स कर रहे हैं उन बातों को आप कह दीजिए। और जहां तक बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, जो आईटी एक्ट है 2000 का, उसका जो रूल 16 सब क्लॉज 3 है सेक्शन 69A का, उसको भी याद रखिएगा कि वो इमरजेंसी ब्लॉकिंग को बढ़ावा देता है। इसके बाद है नेसेसरी डिस्क्लोजर। अब यहां पर देखिए क्या है, इनको थोड़ा सा समझना है। इसको भी आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक से समझ सकते हैं। आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, जजों का जो नाम है वो फॉरवर्ड किया जाता है किसको? तो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों का जो नाम है वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। अब हुआ क्या कि कुछ नामों को जो कॉलेजियम ने जो फॉरवर्ड किया था सरकार को, तो सरकार ने उन नामों को क्या कर दिया? रोक दिया। क्या आधार देकर? इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की रिपोर्ट के आधार पर उन नामों को रोक दिया। अब फिर क्या हुआ कि जब इन रिपोर्टों के आधार पर उन नामों को रोक दिया गया, तो फिर कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट ने इन रिपोर्टों को पब्लिक कर दिया और कहा कि इस आधार पर ही सरकार इनके नामों को रोक रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आईबी और रॉ की रिपोर्ट जो है, जो इंटेलिजेंस यूनिट की आप कह सकते हैं, इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट थी, उनको कोर्ट ने पब्लिक कर दिया, लोगों के सामने कर दिया कि भाई इस आधार पर ही कॉलेजियम ने जो नाम दिया था सरकार को, सरकार ने उन नामों को रोक दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर, आप देख सकते हैं कि लॉ मिनिस्टर ऑब्जेक्शन टू कोलिजियम शेयरिंग इंटेलिजेंस इनपुट हैज नो मेरिट। कहने का मतलब है कि लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, जो कानून मंत्री हैं, कि भाई इस प्रकार का जो इंफॉर्मेशन है, जो इंटेलिजेंस यूनिट का इंफॉर्मेशन है, वह कोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होगा, जो अधिकारी इस इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर रहे होंगे, वो इस प्रकार की रिपोर्ट को आपके सामने, मतलब रिपोर्ट लाने के लिए भी सोचने लगेंगे। उनको लगेगा कि भाई भविष्य में इस प्रकार की मेरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो जाएगी, इससे उनको भी खतरा हो सकता है। तो ये इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं हमारे लॉ मिनिस्टर। लेकिन जो राइटर कह रहे हैं कि भाई ठीक है ना, रिपोर्ट पब्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, इससे जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को ही तो बढ़ावा मिला है ना, इससे तो पारदर्शिता ही सामने आई है ना कि क्यों कॉलेजियम के जो नाम हैं उनको सरकार ने शामिल नहीं किया। ठीक है, सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इंडिया एंड इजिप्ट टाइज एलिवेटेड टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब देखिए, अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और ये जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह एल सीसी। इनको बड़ा फेमस एल सीसी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहने का मतलब क्या है कि हम पॉलिटिकल रिलेशन को भी सुधारेंगे, हम डिफेंस रिलेशन को भी सुधारेंगे, हम एनर्जी वाले मुद्दों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, हम इकोनॉमी लिंकेजेस को भी बढ़ाएंगे, हम ट्रेड ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होता है ना,
तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, इसमें केवल और केवल सिक्योरिटी नहीं, इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ हम ट्रेड संबंधों को भी बढ़ाना चाहते हैं दूसरे देश के साथ, हम आर्थिक संबंधों को भी बढ़ाना चाहते हैं, हम राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत करना चाहते हैं, हम जो डिफेंस है, हम जो रक्षा क्षेत्र है, उसमें भी संबंध जो है वह मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो है, जो एलसीसी हैं, प्रेसिडेंट जो इजिप्ट के, वह इस बार के क्या हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे के। और भारत ने इनके साथ और भी क्या समझौता किया है, और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि जो साइबर थ्रेट है, जो जो अभी फिलहाल बड़ा ग्रोइंग थ्रेट है, साइबर सुरक्षा पर जो चुनौती है, इसमें भी हम लोग दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो साइबर थ्रेट पर भी इंडिया और इजिप्ट मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो डिफेंस पार्टनरशिप को भी बेहतर करने के लिए, एनर्जी सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी लिंकेजेस को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया है। और दोनों देशों की पार्टनरशिप वही कही जा रही है कि यह कैसी पार्टनरशिप होते जा रही है, यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होते जा रही है। ठीक है, तो इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इजिप्ट का जो लोकेशन है इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इजिप्ट आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए इजिप्ट है, इधर इधर आपको दिख रहा होगा सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है, इधर जॉर्डन है, यहाँ सऊदी अरेबिया है, ये इजराइल है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, इधर गल्फ ऑफ अकाबा है, और फिर रेड सी है। यहीं पर क्या है, स्वेज कैनाल, जो स्वेज नहर की हम बात करते हैं वो यहीं पर है। तो इसका जो मैप है उसको भी आप कहीं ना कहीं ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो परीक्षा के लिहाज से मैप का भी जो है वो अपना इंपॉर्टेंस होगा, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका इजिप्ट से संबंधित जो बात था उसको हम समझेंगे, और धीरे धीरे जो और भी सारी जो चीजें हैं वह भी सामने आएंगी। इसके अलावा एक न्यूज और भी है, ऑन द मैट बोलकर। ठीक है, ऑन द मैट बोलकर न्यूज है। ये देखिए, ये न्यूज क्या है, अभी आप देख रहे होंगे कि काफी रेसलर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए, क्या प्रोटेस्ट के पीछे का कारण है? तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। इनके खिलाफ जो है वो क्या है, काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये क्या करते हैं, ये करप्शन से भी भरे पड़े हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है, जो रेसलर्स लोग कह रहे हैं कि ये करप्शन से भी भरे पड़े हैं, और साथ ही साथ इन पर सेक्सुअल हरासमेंट के भी कुछ चार्जेस लगे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट की चार्जेस लगे, ठीक है, करप्शन की बात है तो करप्शन तो आपको देखने को ही मिलता है कि जो बिल्कुल गांव का बच्चा होता है उसको सामान्य तौर पर आप देखिएगा तो उसको मौका नहीं मिलता कि वह इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेल पाए। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं करप्शन है, फाइल पड़ी रह जाती है, फाइल आगे बढ़ती रही है, उनको अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलता, तो ढेर सारे इसके पीछे का कारण है। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट होने से ये समस्या और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि हम जो इसमें राइटर कह रहे हैं कि हम जो चाहते थे कि हम महिलाओं को भी खेलकूद में आगे लेकर आए, वैसे भी महिलाओं को उनके घर वाले जो है वो परमिशन नहीं देते खेलकूद करने, खेलने वगैरह के लिए। ठीक है, पढ़ा दिया 10वीं तक, वही बहुत है। खेलकूद में जो हम महिलाओं को आगे करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का जब सेक्सुअल हरासमेंट जैसी बातें सामने आएगी, वह भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, या प्रेसिडेंट पर इस प्रकार के हरासमेंट के चार्जेस लगेंगे, तो उससे भविष्य में यह संकट पैदा हो सकता है कि महिलाएं जो हैं वह फिर से स्पोर्ट्स वाले में भाग न ले। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को क्या करेगा, महिलाओं को भी जो है वह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से मना करेगा। तो यही जो है इसमें राइटर कह रहे हैं कि इसमें जो महिलाएं हैं वह भी स्पोर्ट्स में आने से रुकेंगे, मतलब आने से बचेंगी। वो चाहेंगी कि भाई इस प्रकार के चार्जेस जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पर ही लगाए जा रहे हैं, तो फिर भविष्य में क्या हो सकता है। तो ये जो है यह बात आपको बस इसमें राइटर यही कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो आने वाला समय हो सकता है कि इस प्रकार के चार्जेस के माध्यम से महिलाएं जो हैं वह फिर से जो खेल कूद में सामने आ रही थी तो वह फिर से इसमें सामने ना आए। तो यही जो है इसमें मुख्य बातें हैं। तो मैंने मेनली जो है ना, ये आपको एडिटोरियल का एक खाका आपको दिया है कि इस प्रकार का ही क्या है, इस प्रकार का ही आज का जो है हमारा न्यूज़ है। एक न्यूज़ और था जिसमें हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में भी थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं।
वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म से, हिंदू हिंदू में ही था। तो इस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। जो आर ईवीएम का कॉन्सेप्ट था, रिमोट ईवीएम का, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वैसा व्यक्ति जो मान लो है झारखंड का लेकिन काम करता है बेंगलोर में, तो उसको क्या सुविधा देने की बात की जा रही थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भाई वह चुनाव में वोट दे सकता है आर ईवीएम के माध्यम से, रिमोट ईवीएम के माध्यम से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इस प्रकार के रिफॉर्म को तभी ला सकते हैं जब सभी पार्टियों से हमको सहमति मिले। और जब ऐसी बात कही उसके बाद से ही आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी वगैरह है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आर ईवीएम कैसे काम करेगा, ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम जो बेंगलोर में आदमी बैठा है उससे हम वोट ले, कैसी इसकी मतलब विश्वसनीयता का संकट था कि किस प्रकार से यह काम करेगा। अब मान लो कि कोई जो नेता है वो प्रचार तो झारखंड में कर रहा है, तो वो बेंगलोर में जाए प्रचार करने क्या, क्योंकि आदमी तो बेंगलोर में भी है, तो क्या उसका जो प्रचार होगा वो वहां होगा, वहां पर जो लोग बैठे होंगे उन पर भी विश्वसनीयता का संकट है कि क्या वो सही काउंटिंग देंगे नहीं देंगे। तो ये जो रिफॉर्म की बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन में, तो यह रिफॉर्म की बात कहाँ अटक गई, तो जब पार्टियों ने इस आर ईवीएम का सपोर्ट नहीं किया। तो वही न्यूज़ है जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। एक जो दिया हुआ है आप एडिटोरियल में देखिएगा, जो थोड़ा सामान्य टाइप का न्यूज़ था, जो मुझे लगा कि कभी बात करेंगे, जिसमें कहा गया कि भाई हमको जो डॉलर पर जो हमारा ज़्यादा निर्भरता है उसको हमको कम करना पड़ेगा। आप इसको रसिया यूक्रेन वॉर से समझ सकते हैं कि भाई रसिया यूक्रेन वॉर, जब आपकी स्थिति ठीक है, जब संबंध सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब तो ठीक है। लेकिन देखिए जैसे रसिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, रसिया के साथ यूएसए का संबंध मामला गड़बड़ हुआ, तो वहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही जब स्थिति अनुरूप मतलब अच्छी नहीं चल रही हो तो उस समय आपको संकट समझ सकते हैं आप। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो डॉलर पर हमारी निर्भरता है वह निर्भरता को हमें धीरे धीरे कम करना होगा। चाइना भी कम कर रहा है, इसको आप रसिया यूक्रेन वॉर से देख सकते हैं, जिसमें रसिया का जो यूएसए के साथ संबंध अच्छा न होने के कारण उन पर ढेर सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि व्यापार किसमें होता है, डॉलर में होता है, और वह किसकी करेंसी है, अमेरिकन करेंसी है। तो रसिया पर ढेर सारे सैंक्शंस लगाए गए। तो अब देखिए स्थिति जब अनुरूप नहीं है, या फिर स्थिति आप कह सकते हैं परिस्थिति अच्छी नहीं है, उस समय यह संकट आ सकता है। मान लो इंडिया का, आप सोचो कि इंडिया का संबंध अगर यूएसए से गड़बड़ हुआ तो उस समय इंडिया के साथ भी ये संकट आ जाएगा, क्योंकि इंडिया भी सब ट्रेड किस में करता है, डॉलर में करता है। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत यह है कि हमको जो है अपनी करेंसी के ट्रेड को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिस प्रकार चाइना भी इस सेक्टर में काम कर रहा है। तो हम जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो केवल पॉलिटिकल मामलों में ना करें कि राजनीतिक तौर पर विश्व जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए, विश्व में ऐसा ना हो केवल अमेरिका ही रहे। हमें इकोनॉमिकल टर्म्स में भी हमको मल्टीपोलर का कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए, ट्रेड में भी हमें मल्टीपोलर कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया अगर फॉर एन एग्जांपल रसिया से रुपीज में व्यापार करे, ठीक बात है, रुपीज में व्यापार करेगा, लेकिन वो रुपीज तो रसिया के पास रखा रह जाएगा, क्योंकि दूसरा देश तो रुपीज में व्यापार नहीं कर रहा ना, इंडिया रसिया के साथ कर रहा है। लेकिन फिर रसिया के पास वो जो पैसा गया, मान लो रसिया से हमने कोई आयात किया, मान लेते कुछ तेल आयात किया, उसका पैसा हमने रुपीज में दे दिया, फिर रसिया उस पैसे का क्या करेगा, क्योंकि दूसरी करेंसी, दूसरी जो देश से अगर वो कहीं से आयात कर रहा हो और रसिया को जब पेमेंट करना पड़ेगा, तब तो वो भारत के जो इंडियन करेंसी है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्वीकार्यता तब न बढ़ेगी जब रसिया कर रहा हो मान लो रुपीस के साथ, मान लो यूएई भी करने लगा, अन्य देश भी करने लगे, तब क्या होगा कि जिसके पास, जैसे अभी क्या है, डॉलर है, तो अब मैं डॉलर में करता हूं, दूसरा भी डॉलर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है, इंडिया के साथ हम रुपीस में कर रहे हैं, लेकिन दूसरा देश रुपीस ले ही नहीं रहा, दूसरा देश तो डॉलर लेगा, तो यहां पर संकट आ जाएगा। तो इसीलिए हमको जो रुपीज है, जो हमारी इंडियन करेंसी है, इसके प्रभाव को भी बढ़ाना पड़ेगा और हमको इसके माध्यम से भी ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो ऑयल एंड गैस का जो ट्रेड होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, डॉलर में होता है, जिसके कारण रसिया को उसको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है रसिया यूक्रेन वॉर के चलते, क्योंकि ढेर सारे इस पर सैंक्शंस लगा दिए हैं यूएसए ने भी। तो क्या है कि हमको क्या करना है, अपनी करेंसी को बढ़ावा देना है, जैसे चाइना दे रहा है। तो इस प्रकार का एक जो है वह न्यूज़ आपको ये एक एडिटोरियल ही कह सकते हैं कि द हिंदू में आया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको समझना है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा,
एक हम लोगों ने देखा, जो मैंने आपको बात किया, मल्टीपल क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस, एसेंस ऑफ इंडिया, जो विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म यहाँ पर रहते हैं, वो भारत के क्या हैं, एसेंस हैं। फिर हमने देखा कि सेंसरशिप मतलब क्या करना, किसी चीज को बैन करना, मतलब इमरजेंसी तरीके से किसी चीज को बैन किया गया, जिसमें हमने देखा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और उस पर उसके जो ट्वीट्स थे जो उस लिंक को हैंडल कर रहे थे, उनको ब्लॉक किया गया मंत्रालय के द्वारा। फिर हमने देखा नेसेसरी डिस्क्लोजर, जिसमें हमने कॉलेजियम सिस्टम और जो सरकार ने जो रोका आईबी की रिपोर्ट और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर, तो उसको कोर्ट ने पब्लिक कर दिया, इस पर हमने पढ़ा। फिर ऑन द मैट में हमने रेसलिंग के बारे में पढ़ा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उन पर आरोप है, जिससे भविष्य में महिलाएं जो हैं वो रेसलिंग के क्षेत्र में आने से डरेंगी, इवन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आने से डरेंगी। और फिर हमने लास्ट में इंडिया और इजिप्ट के जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ इंडिया और इजिप्ट जा रहा है। अभी हमारे जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं वो इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट हैं, एल-सीसी साहब, तो उनके बारे में हमने पढ़ा कि हम जो रिलेशन अपना बढ़ा रहे हैं वो केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल डिफेंस सेक्टर में ही बढ़ा रहे हैं, हम डिफेंस, इकोनॉमिक, साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर में भी पॉलिटिकल रिलेशन को भी हम मजबूत कर रहे हैं, और इवन हम साइबर थ्रेट के मामले में भी हम जो है एक दूसरे देश जो है आपसी समझौता कर रहे हैं। तो ये जो है आज का हमारा न्यूज़ है। फिर से आप सभी को कहूँगा कि सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी अच्छे से पढ़ें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल आपसे अच्छे से मिलते हैं। थैंक यू।